कल्पना कीजिए, एक बंद कमरा है, एक छात्र अपनी मेज पर झुका हुआ है, उसकी आंखें जल रही हैं और उसका दिमाग पूरी तरह सुन पड़ चुका है ना। बिल्कुल। और उसके मन में बस एक ही खौफ है कि अगर कल ज्यामिति की परीक्षा में आ बा जा की जगह गलती से अ ज ब लिख दिया तो बस पूरा साल बर्बाद। सीधे शून्य अंक, मतलब परीक्षा को कोई दया नहीं आएगी। हाँ, और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि ये आज के किसी आधुनिक कोचिंग सेंटर के दबाव की कहानी नहीं है। ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा 100 साल से भी पहले लिखा गया यथार्थ है, जो आज भी हमारे शिक्षा प्रणाली में उतनी ही मजबूती से जिंदा है। असल में ये दृश्य हमें सीधा उस बुनियादी समस्या की तरफ ले जाता है जहां शिक्षा और असल जीवन के बीच की खाई बहुत गहरी हो जाती है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जो ज्यादा पढ़ता है वो ज्यादा ज्ञानी होता है। बिल्कुल। लेकिन प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब इस पूरी धारणा को ही पलट देती है। मतलब ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि क्या ज्ञान केवल उन भारी भरकम किताबों में बंद है या फिर जीवन के थपेड़ों और अनुभवों में छिपा है। तो आज के हमारे इस द डीप डाइव के गहन अध्ययन में हम इसी विषय की परतों को उघाड़ने वाले हैं। हमारी चर्चा का आधार 10वीं कक्षा के नोट्स और अध्ययन सामग्री है, जिसमें इस कहानी का सार और इसके गहरे अर्थ छिपे हैं। और हमारा मिशन सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक सदी पुरानी ये कहानी आज भी रटंत विद्या बनाम व्यावहारिक अनुभव, जिसे हम बुक स्मार्ट्स वर्सेस स्ट्रीट स्मार्ट्स कहते हैं, उसकी सबसे बेहतरीन बहस पेश करती है। हाँ, और साथ ही उन दो भाइयों के मनोवैज्ञानिक रिश्तों की गहराई में उतरना भी जरूरी है, जो मतलब एक ही कमरे में रहते हुए भी दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में जी रहे हैं। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। कहानी की शुरुआत में ही हमें दो विपरीत ध्रुव दिखाई देते हैं। एक तरफ बड़े भाई साहब हैं, जिनकी उम्र 14 साल है और वे 9वीं कक्षा में हैं। और दूसरी तरफ हमारा कथावाचक है, यानी छोटा भाई, जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल है। हाँ, दोनों के बीच उम्र का अंतर 5 साल का है, लेकिन पढ़ाई के मामले में छोटा भाई बड़े भाई से केवल 3 दर्जे पीछे है, जो कि अपने आप में एक संकेत है। बिल्कुल। और बड़े भाई साहब का स्वभाव ऐसा बताया गया है कि वे हर वक्त किताबें खुले बैठे रहते हैं। लेकिन नोट्स को गहराई से देखने पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। वो हर वक्त पढ़ नहीं रहे होते। हाँ, हाशिए पर वो बिल्लियों, कुत्तों और चिड़ियों की तस्वीरें बनाते रहते हैं या एक ही शब्द को बार बार लिखते हैं, जो कि काफी अजीब लगता है। असल में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक संकेत है। अक्सर लोग इसे ध्यान भटकना मान लेते हैं, लेकिन अगर हम आज के संज्ञानात्मक विज्ञान यानी कॉग्निटिव साइंस के नजरिए से देखें तो ये मानसिक थकावट या बर्नआउट का क्लासिक उदाहरण है। अरे वाह, मतलब वो तस्वीरें उनकी रचनात्मकता नहीं है? बिल्कुल नहीं। बड़े भाई का दिमाग उस रटंत विद्या से इतना अधिक बोझिल हो चुका है कि वो नई जानकारी ग्रहण ही नहीं कर सकता। वो जो कॉपियों पर निरर्थक आकृतियां बना रहे हैं, वो दरअसल उनके तनावग्रस्त दिमाग का खुद को शांत करने का एक अवचेतन प्रयास है। एक तरह का एस्केप मैकेनिज्म। हाँ, उनका दिमाग उस कॉग्निटिव ओवरलोड से बचने का रास्ता ढूंढ रहा है। ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। और दूसरी तरफ छोटे भाई को देखिए, उसे इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। उसे बस मौका चाहिए और वो हॉस्टल से निकलकर मैदान में पहुंच जाता है। कंकड़ उछालना, कागज की तितलियां उड़ाना। हाँ, और चारदीवारी पर चढ़कर कूदना। वो एक ऐसा बच्चा है जो अपनी स्वाभाविक ऊर्जा को जी रहा है। लेकिन जैसे ही वो कमरे में लौटता है, बड़े भाई का रौद्र रूप सामने होता है। बड़े भाई का मानना है कि छोटे भाई पर पूरी निगरानी रखना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार, ये बहुत ही भारी शब्द है। बड़े भाई साहब खुद को केवल एक बड़ा भाई नहीं बल्कि एक अभिभावक मान बैठे हैं। पिता की तरह। हाँ, घर से दूर उस हॉस्टल के माहौल में उन्हें लगता है कि छोटे भाई के भविष्य की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। जब छोटा भाई खेलकर लौटता है तो उनका सवाल कहाँ थे केवल एक सवाल नहीं होता, वो एक अदालत के जिरहा की तरह होता है। बिल्कुल। वे उसे डराते हैं कि अगर ऐसे ही समय बर्बाद करना है तो दादा की गाड़ी कमाई क्यों फूंक रहे हो, गांव वापस चले जाओ। और मुझे लगता है इस डांट के पीछे उनका अपना डर और सुरक्षा भी छिपी है। एकदम सही। और इस डांट का छोटे भाई पर असर भी जबरदस्त होता है। वो रोने लगता है, उसे लगता है कि पढ़ाई सच में उसके बस की बात नहीं है। लेकिन यहाँ से जो होता है वो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। वो गांव नहीं भागता, बल्कि एक टाइम टेबल बनाता है। एक ऐसा टाइम टेबल
जिसका पालन करना नामुमकिन है। हाँ, सुबह 6 बजे उठने से लेकर रात 11 बजे तक की पढ़ाई का एक ऐसा सघन रूटीन जिसमें खेल कूद का तो नामो निशान ही नहीं है। अगर मैं इसकी तुलना आज के दौर से करूं तो ये बिल्कुल उन न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की तरह है जो हम सब 31 दिसंबर की रात को बहुत जोश में बनाते हैं, जो अगले ही दिन टूट जाते हैं। बिल्कुल। हम अपनी क्षमता को नजरअंदाज करके एक ऐसा आदर्श रूटीन बना लेते जो टिक ही नहीं सकता। ये तुलना हकीकत को बहुत अच्छे से पकड़ती है। छोटे भाई ने वो टाइम टेबल अपने वास्तविक स्वरूप के लिए नहीं बनाया था। उसने वो रूटीन उस आदर्श छोटे भाई की कल्पना के लिए बनाया था जिसे बड़े भाई साहब देखना चाहते थे। किसी और को खुश करने के लिए। हाँ, मनोविज्ञान में इसे फैंटेसी सेल्फ कहा जाता है। जब आप अपनी वास्तविकता को पूरी तरह नकार कर एक ऐसा लक्ष्य तय करते हैं जो आपके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है, तो उसका विफल होना तय है। इसीलिए जैसे ही सुबह होती है, मैदान की हरियाली और हवा के झोंके उसके उस कृत्रिम टाइम टेबल को उड़ा ले जाते हैं। हाँ, और वो फिर से मैदान में पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ मुझे बड़े भाई के एक तर्क पर बड़ी उलझन होती है। वे अपनी असफलता को सही ठहराने के लिए कहते हैं कि वे अपनी बुनियाद पुख्ता कर रहे हैं। मजबूत नींव बनाने का तर्क है। हाँ, वे एक ही दर्जे में 2-2, 3-3 साल इसलिए लगाते हैं ताकि उनकी नींव मजबूत हो सके। क्या ये सच में शिक्षा के प्रति उनका समर्पण है या फिर ये अपनी कमजोरी को छुपाने का एक बहुत ही चालाक बहाना है? असल में ये सीधे तौर पर एक रक्षा तंत्र या डिफेंस मैकेनिज्म है। देखिए, बड़े भाई इस बात को लेकर बहुत सचेत हैं कि उन्हें छोटे भाई के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना है। अपनी छवि बचानी है। बिल्कुल। अगर वे मान लें कि उन्हें पढ़ाई समझ नहीं आ रही, तो उनका वो जन्मसिद्ध अधिकार और उनका सारा रौब खत्म हो जाएगा। इसलिए वे अपनी असफलता को एक महान उद्देश्य का चोला पहना देते हैं। मतलब नींव मजबूत करने का तर्क देकर वे खुद को तसल्ली दे रहे हैं। हाँ, वे खुद को और छोटे भाई को ये विश्वास दिलाते हैं कि उनका फेल होना उनकी मूर्खता नहीं है, बल्कि एक गहरी और सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये एक किशोर मन की अपने आत्मसम्मान को बचाने की जद्दोजहद है। पर ये जो आत्मसम्मान को बचाने की जद्दोजहद है, ये हमें सीधा उस शिक्षा प्रणाली की ओर ले जाती है जिसके खिलाफ बड़े भाई असल में लड़ रहे हैं। वो प्रणाली जो पूरी तरह रटंत विद्या पर टिकी है। बिल्कुल। वे छोटे भाई को डराते हुए बताते हैं कि अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, इसमें रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है। ये भाषा किसी स्कूल की नहीं लगती, किसी मजदूर कैंप या युद्ध के मैदान की लगती है। हाँ, एकदम सही। प्रेमचंद यहाँ उस तत्कालीन औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली पर सबसे तीखा प्रहार कर रहे हैं। ये वो ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था थी जिसका उद्देश्य विचारकों या अन्वेषकों को पैदा करना नहीं था, बल्कि क्लर्क तैयार करना था। बिल्कुल, ऐसे क्लर्क जो बिना सवाल किए आदेशों का पालन कर सकें। आंखें फोड़ना और खून जलाना इस बात का प्रतीक है कि ये शिक्षा स्वाभाविक नहीं है। ये बच्चों की चेतना पर थोपी गई एक यांत्रिक प्रक्रिया है जहां समझ का कोई मोल ही नहीं है। और कहानी में दिए गए उदाहरण इस यांत्रिक प्रक्रिया की पूरी तरह से पोल खोल देते हैं। बड़े भाई ज्यामिति का उदाहरण देते हैं कि अगर अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया तो सारे नंबर कट जाते हैं। परीक्षक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि छात्र ने कोण या रेखाओं का असल सिद्धांत समझा है या नहीं। उन्हें बस किताब में छपी हुई इबारत शब्दशः चाहिए। और तो और समय की पाबंदी पर 4 पन्नों का निबंध लिखने का उदाहरण देखिए। हाँ, ये सबसे बड़ा विरोधाभास है। मतलब जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है कि समय का पालन करना चाहिए, उस पे 4 पन्ने काले करना खुद में समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। मैं तो कहती हूँ, क्या बड़े भाई साहब सच में पढ़ाई में कमजोर थे या फिर वे एक ऐसी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का शिकार थे जो समझदारी से ज्यादा रटने की क्षमता को मापती है? आप बिल्कुल सही सवाल पूछ रही हैं। बड़े भाई साहब बिल्कुल भी मूर्ख या कमजोर नहीं हैं। उनकी समस्या ये है कि वे एक ऐसी प्रणाली से टकरा रहे हैं जो उनके स्वाभाविक चिंतन से मेल ही नहीं खाती। वो बस रट नहीं पा रहे हैं। हाँ, वे एक अत्यधिक सिद्धांतवादी और आज्ञाकारी छात्र हैं। उन्होंने ये मान लिया है कि किताब में जो लिखा है वही परम सत्य है और उसे रटना ही उनका धर्म है। और यही उनकी त्रासदी है। बिल्कुल। उन्होंने खुद को इस व्यवस्था के प्रति पूरी तरह समर्पित कर दिया है और इस चक्कर में उन्होंने अपने अंदर की रचनात्मकता और प्राकृतिक जिज्ञासा को मार डाला है। वे उस खेल को जीतने की कोशिश कर रहे हैं जिसके नियम ही गलत बनाए गए हैं। लेकिन गलत नियमों वाले इस खेल के नतीजे बहुत ही चौंकाने वाले होते हैं। सालाना इम्तिहान का वक्त आता है
और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है जो दोनों भाइयों के बीच के समीकरण को पूरी तरह पलट कर रख देता है। शक्ति संतुलन या पावर डायनामिक्स पूरी तरह बदल जाते हैं। हाँ, बड़ा भाई जिसने साल भर खून जलाया वो लगातार 2 बार फेल हो जाता है, और छोटा भाई जो दिन भर कंकड़ उछालता था और गुल्ली डंडा खेलता था वो बिना किसी खास प्रयास के लगातार 2 बार अपनी कक्षा में प्रथम आ जाता है। अब उन दोनों के बीच केवल एक कक्षा का अंतर रह गया है। सोचिए, केवल एक कक्षा। इससे छोटे भाई के मन में एक तरह का घमंड आ जाता है। उसे लगने लगता है कि वो कुछ खास है, उसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पास तो वो हो ही जाएगा। सफलता अक्सर अपने साथ एक अंधापन लेकर आती है, और छोटे भाई के साथ भी यही हो रहा है। उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है और अब वो बड़े भाई के उस भारी भरकम डर से मुक्त महसूस करने लगता है। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा है कि उसकी सफलता के पीछे कहीं ना कहीं बड़े भाई के उस डर का भी हाथ था। उस डर ने ही उसे पूरी तरह से भटकने नहीं दिया था। ये तो है। बड़े भाई जिनकी सहज बुद्धि बहुत तेज है, वे इस बदलते हुए रवैये को तुरंत भांप लेते हैं। वे समझ जाते हैं कि यह अहंकार छोटे भाई को बर्बाद कर देगा। और चूंकि अब उनके पास एकेडमिक श्रेष्ठता तो रही नहीं, वे उसे डराने के लिए इतिहास और पौराणिक कथाओं का अस्त्र निकालते हैं। हाँ, जिसे नोट्स में सूक्ति बाण कहा गया है, तीखे व्यंग्य, जो छोटे भाई के जिगर के टुकड़े टुकड़े कर देते थे। बड़े भाई रावण का उदाहरण लाते हैं कि कैसे इतने बड़े चक्रवर्ती राजा जिसका पूरी धरती पर राज था, उसका भी घमंड चूर चूर हो गया। वे शैतान का जिक्र करते हैं जिसे उसके अहंकार के कारण स्वर्ग से नर्क में धकेल दिया गया। और शाही रूम का भी, जो भीख मांगते मांगते मरा। वे ये सब इतनी गंभीरता से कहते हैं मानो कोई बहुत बड़ा दार्शनिक प्रवचन चल रहा हो। इसके पीछे बड़े भाई की गहरी छटपटाहट है। वे अपना गिरता हुआ वर्चस्व बचाना चाहते हैं। जब वे अकादमिक जमीन पर हार जाते हैं तो वे नैतिक और ऐतिहासिक जमीन पर अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश करते हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि वे अभी भी बड़े हैं। बिल्कुल। वे छोटे भाई को ये समझाना चाहते हैं कि परीक्षा पास कर लेना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। चरित्र, नम्रता और जमीन से जुड़े रहना ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसी दौरान छोटे भाई के मन में एक बहुत ही कुटिल भावना जन्म लेती है। आप उस विचार की बात करें ना, जहां छोटा भाई सोचता है कि अगर बड़े भाई साहब एक बार और फेल हो जाएं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। हाँ, वो सोचता है कि अगर दोनों एक ही कक्षा में आ गए तो फिर बड़े भाई किस मुंह से उसे डांटेंगे। ये विचार मानवीय स्वभाव की जटिलता को दर्शाता है। प्रतियोगिता किस तरह हमारे सबसे करीबी रिश्तों में भी कड़वाहट घोल सकती है। बिल्कुल। यद्यपि छोटा भाई तुरंत इस विचार पर शर्मिंदा होता है और इसे मन से निकाल देता है, लेकिन ये क्षण हमें बताता है कि दोनों के बीच का तनाव किस हद तक पहुंच चुका है। बड़ा भाई अपनी असफलता की कुंठा और छोटे भाई के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच फंसा हुआ है। वो खुद डूब रहा है लेकिन छोटे भाई को डूबने से बचाने के लिए कठोर बना हुआ है। ये सच में एक बहुत ही भावुक कर देने वाली कश्मकश है, और यही कश्मकश कहानी को उस क्लाइमैक्स तक ले जाती है जहां किताबी ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव का आमना सामना होता है। वो पतंग लूटने वाला दृश्य। हाँ, एक शाम छोटा भाई हॉस्टल से दूर एक कटी हुई पतंग, जिसे कनकौवा कहा गया है, उसे लूटने के लिए बेतहाशा दौड़ रहा होता है। उसकी नजरें सिर्फ आसमान पर हैं और अचानक वो सीधे बड़े भाई साहब से टकरा जाता है। ये कहानी का सबसे नाटकीय पल है। बड़े भाई उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। ये वो पल है जहां बड़े भाई साहब के सब्र का बांध पूरी तरह टूट जाता है। वो एकदम भड़क जाते हैं। हाँ, वे कहते हैं कि तुम 8वीं कक्षा में आ गए हो और बाजारी लड़कों के साथ एक धेले की पतंग के लिए दौड़ रहे हो। वे उसे याद दिलाते हैं कि एक जमाना था जब 8वीं पास लोग नायब तहसीलदार या अखबारों के संपादक बन जाते थे। लेकिन इस बार बड़े भाई साहब अपने सूक्ति बाण में इतिहास के राजाओं या ज्यामिति के सूत्रों का जिक्र नहीं करते। इस बार वो सीधे जीवन के अनुभव की बात करते हैं, व्यवहारिक ज्ञान की बात। बिल्कुल। वो कहते हैं कि भले ही तुम पढ़ाई में मेरे बराबर आ जाओ या मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मेरे पास जो जिंदगी का अनुभव है उसे तुम या कोई भी किताब नहीं मिटा सकती। यहाँ आकर स्ट्रीट स्मार्ट्स पूरी तरह से बुक स्मार्ट्स पर हावी हो जाता है। और वो जो उदाहरण देते हैं वे अपनी अनपढ़ माँ और दादा का जिक्र करते हैं। वे कहते हैं कि अगर आज मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम घबरा जाओगे और तार देकर दादा को बुलाओगे, लेकिन तुम्हारी जगह अगर दादा हों तो वे किसी को तार नहीं देंगे। वे घबराएंगे नहीं, बल्कि पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे। हेडमास्टर साहब की बूढ़ी माँ का उदाहरण तो और भी मारक है। हाँ, हेडमास्टर साहब ऑक्सफोर्ड से एमए हैं, लेकिन जब तक वे खुद घर चलाते थे कर्जदार हो जाते थे। लेकिन जब से उनकी अनपढ़ बूढ़ी माँ ने घर का प्रबंध अपने हाथ में लिया है, घर में जैसे लक्ष्मी आ गई है।
इन उदाहरणों से बड़े भाई साहब ये सिद्ध कर देते हैं कि साक्षर होना और शिक्षित होना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। संकट के समय या घर संभालने में इतिहास के राजाओं की तिथियां काम नहीं आती, वहां दुनियादारी और व्यावहारिक अनुभव काम आता है। और इस संवाद का छोटे भाई पर जो असर होता है वो सच में जादुई है। उसकी आंखें खुल जाती हैं, उसका सारा घमंड पानी पानी हो जाता है। उसे पहली बार गहराई से महसूस होता है कि वो सच में कितना छोटा है। और उसके मन में बड़े भाई के प्रति एक सच्ची श्रद्धा उत्पन्न होती है। डर नहीं बल्कि श्रद्धा। वो मान लेता है कि बड़े भाई जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। और जैसे ये स्वीकारोक्ति होती है, दोनों भाइयों के बीच की वो अदृश्य दीवार ढह जाती है। इसकी तुरंत बाद कहानी का सबसे खूबसूरत दृश्य आता है। आसमान से एक कटी हुई पतंग नीचे की तरफ आ रही है। इस गिरती हुई पतंग की तुलना एक दिव्य आत्मा या आकाशगामी पथिक से की गई है। ये पतंग केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, ये उन बाल सुलभ इच्छाओं और उस निर्दोष बचपन का प्रतीक है जिसे बड़े भाई ने आदर्श अभिभावक बनने के दबाव में अपने भीतर दफना दिया था। उन्होंने अपनी इच्छाओं का गला घोट दिया था। हाँ, वे हमेशा कहते थे कि अगर मैं खुद बेराह चलूंगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा। लेकिन उस पल में चूंकि बड़े भाई साहब लंबे हैं, वे अचानक उछलते हैं, पतंग की डोर को पकड़ लेते हैं और हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। ये एक भावपूर्ण मुक्ति का क्षण है। डोर पकड़ने के साथ ही बड़े भाई अपने उस सख्त मुखौटे को उतार फेंकते हैं। अपने भीतर के उस 14 साल के बच्चे को आजाद कर देते हैं, जिसे खेलने का उतना ही हक है जितना कि 9 साल के छोटे भाई को। उस दौड़ में वे कोई अभिभावक नहीं है, केवल 2 भाई हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हमने एक अवास्तविक टाइम टेबल से शुरुआत की, शिक्षा प्रणाली की कमियों को देखा और अंत में जाना कि जीवन का अनुभव किताबी ज्ञान से कई ऊपर है। मूल संदेश यही है कि शिक्षा को जीवन की समझ विकसित करनी चाहिए। बच्चों को केवल रटने की मशीन नहीं बनाना चाहिए और उम्र और अनुभव का सम्मान हमेशा होना चाहिए। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मुंशी प्रेमचंद ने ये कहानी दशकों पहले लिखी थी, लेकिन आज भी हमारी शिक्षा प्रणाली काफी हद तक ग्रेड्स और रटंत विद्या पर टिकी है। विडंबना यही है। तो क्या आज का समाज अभी भी अनजाने में ऐसे हजारों बड़े भाई साहब पैदा नहीं कर रहा है जो एक ऐसी इमारत की पुख्ता बुनियाद बनाने में अपना पूरा जीवन लगा रहे हैं जिसकी शायद असल दुनिया में कोई जरूरत ही नहीं है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के हमारे इस गहन अध्ययन में बस इतना ही। अगली बार एक नए विषय की गहराई में उतरेंगे।